खान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कोरोना संक्रमण रोकथाम को लेकर हनुमानगढ़ में हो रहा अच्छा कार्य। कोरोना रोकथाम को लेकर वीसी में बोले जिला प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा। लॉकडाउन के बीच फंसे गोरखपुर के मजदूरों ने किया खाने का बहिष्कार, कहा घर भेजने की व्यवस्था करे प्रशासन। किसानों ने की मंडी में व्यवस्था सुचारू करने की मांग, गेहूं की सरकारी खरीद में तेजी लाने की मांग। सीटीडी की अशोक सभा का आयोजन, मध्य प्रदेश में हो रहे मजदूरों की अकाल मौत पर सरकार को घेरा। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर हनुमानगढ़ जिले में अच्छा कार्य हो रहा है। जयपुर में हमें इसको लेकर बधाई मिल रही है, ये कहना था जिला प्रभारी और शिक्षा, पर्यटन व देवस्थान राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का, जो शनिवार को सीकर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कलेक्टर, एसपी समेत अन्य अधिकारियों से कोरोना रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक में मुखातिब थे। कोरोना संक्रमण को रोकने में हनुमानगढ़ जिले में अच्छा काम हो रहा है। जयपुर में इसको लेकर बधाई भी मिल रही है, यह कहना था जिला प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का। वीसी के जरिए डोटासरा ने समीक्षा बैठक में जिले में जरूरतमंदों को राशन किट वितरण, होम आइसोलेशन, क्वारंटाइन सेंटर, कोरोना सैंपलिंग, विधायकों से जारी राशि, जन सहयोग से इकट्ठा हुई राशि, मनरेगा में मजदूरों को काम देने, बाहर से आने वाले और जाने वाले मजदूरों, प्रवासियों की संख्या, मंडियों में फसल खरीद इत्यादि की पूरी जानकारी ली। साथ ही कहा कि जिले में जरूरतमंदों को राशन किट उपलब्ध करवाएं ताकि कोई भूखा न सोए। उन्होंने निर्देश किए कि जिले में राशन की दुकानें समय पर खुलें और समय पर बंद हो ताकि जरूरतमंदों को कोई दिक्कत न आए। उन्होंने जिले में ज्यादा से ज्यादा सैंपल भेजने की बात कही ताकि कोई संदिग्ध हो तो उसकी समय पर पहचान हो सके। साथ ही कहा कि बाहर से आए लोगों को लेकर गांव में, स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों में भी क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा सकते हैं, जिसमें शिक्षक इत्यादि की ड्यूटी लगाई जा सकती है। आखिर में जिला प्रभारी मंत्री ने कलेक्टर और एसपी से इस बारे में सुझाव भी मांगा कि जिले में आर्थिक गतिविधियां कैसे शुरू करें ताकि लोग कम से कम संक्रमित हों। समीक्षा बैठक में जयपुर से जुड़े देवस्थान विभाग के प्रमुख शासन सचिव और जिला प्रभारी सचिव आलोक गुप्ता ने सरकार द्वारा गौशालाओं को जारी किए गए अनुदान को आगामी 3 दिन में जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि बाहर से जो लोग जिले में आ रहे हैं उनका होम क्वारंटाइन अच्छे से करना और उन पर निगरानी रखना अति आवश्यक है, ताकि कोई कोरोना संक्रमित हो तो वो अपने आस पड़ोस के लोगों को संक्रमित न कर पाए। वहीं जयपुर से जुड़े चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव वैभव गालरिया ने जिले में अग्रेसिव टेस्टिंग का सुझाव दिया, यानी उन लोगों के सैंपल लिए जाएं जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के संपर्क में आते हैं, जैसे सब्जी मंडी के दुकानदार इत्यादि। साथ ही खांसी जुकाम के लक्षण वाले लोगों को टारगेट के साथ सैंपलिंग की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य की क्षमता अब प्रतिदिन 10,000 से ज्यादा सैंपलिंग की है। बीकानेर में भी प्रतिदिन 1,000 सैंपल की क्षमता है, लेकिन वहां प्रतिदिन करीब 500 सैंपल ही पहुंच रहे हैं। कलेक्टर जाकिर हुसैन ने बताया कि जिले में कोरोना रोकथाम को लेकर जिले के विधायकों से पैसा देने के अलावा जन सहयोग भी बहुत मिला है। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और लोगों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा जमा करवाने के साथ साथ राशन किट बांटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। विभिन्न रसोइयों, गुरुद्वारों ने भी लंगर के जरिए जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध करवाने में बड़ी भूमिका निभाई। कलेक्टर ने बताया कि जिले में अब तक 1700 लोगों के सैंपल बीकानेर भिजवाए जा चुके हैं और जिले के जो 11 पॉजिटिव आए थे वे रिकवर होकर अपने घर जा चुके हैं। कलेक्टर ने वीटीएम टेस्ट किट सीमित मात्रा में मिलने की समस्या बताई तो चिकित्सा शिक्षा सचिव गालरिया ने बताया कि वीटीएम किट को लेकर कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसका उपयोग टारगेट तरीके से हो। रैंडम सैंपल भी टारगेट तरीके से लें। बैठक में एसपी राशि डोगरा ने बताया कि जिले में पुलिस का जाब्ता नाकों पर तैनात है। बाहरी लोगों को पूरी चेकिंग के बाद ही आने दिया जा रहा है। कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैदी से ड्यूटी दे रही है। जिले में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ने सब्जी मंडी से बाहर जा ट्रक ड्राइवरों और खलासी के बाहर रेड जोन के जिलों में लोगों के संपर्क में आने और यहां कोरोना फैलाने की आशंका जताते हुए इसको लेकर प्रभावी रूपरेखा बनाने की बात भी कही। वीडियो कॉन्फ्रेंस में सीकर से जिला प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा जयपुर से जिला प्रभारी सचिव गुप्ता, चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गैलरिया, हनुमानगढ़ से कलेक्टर जाकिर हुसैन, एसपी राशि डोगरा, एडीएम अशोक असीचा, सीओ जिला परिषद परशुराम धानका, एसडीएम कपिल यादव, पीआरओ सुरेश बिश्नोई, पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा, सीएमएचओ डॉक्टर अरुण चमड़िया सहित कृषि विभाग के उपनिदेशक दानाराम गोदारा, जिला उद्योग केंद्र की जीएम आकाशदीप सिद्धू,
पीएचडी से रमेश गर्ग और एसीपी योगेंद्र कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जंक्शन थाना प्रभारी धीरेन्द्र सिंह शेखावत का तबादला चूरू कर दिया गया है। चूरू सीआई नरेश गैरा को हनुमानगढ़ लगाया गया है। गौरतलब रहे कि नरेश गैरा हनुमानगढ़ में ट्रैफिक इंचार्ज भी रह चुके हैं। लॉकडाउन के बीच श्रीगंगानगर से गोरखपुर के लिए निकले 16 मजदूर हनुमानगढ़ में फंसे हैं, जिन्हें कोहला में ठहराया गया है। ऐसे में शनिवार को इन लोगों ने खाना न खाकर अपना विरोध दर्ज करवाया और उनके घर तक जाने की व्यवस्था करवाने की मांग की। इन लोगों का कहना था कि वे खाना खाकर क्या करेंगे, उनका परिवार गोरखपुर में जो भूखा मर रहा है। इन मजदूरों की सबकी अलग अलग दास्तां हैं। इनके लॉकडाउन के बीच एक मजदूर के पिता की मौत हो गई और एक के भाई की। कुछ के परिवार का कोई सहारा नहीं और परिवार भी समस्या में है। ऐसे में इन लोगों का कहना था कि खाना नहीं खाएंगे और उन्हें अपने घर पहुंचाया जाए। हाँ जी, बताओ क्या कहना चाहते हैं। हम लोग बहुत मजबूरी में हैं, यहाँ खाना नहीं खा रहे हैं। भाई मेरा मक्ता गुजर गया, हम लोग घर नहीं जा पाए। हम लोग घर जाना बहुत ज़रूरी है, ये समझ जाइए कि हम लोग किसी तरह पहुँचाएँ घर। गोरखपुर जिला कुशीनगर के रहने वाले हैं हम लोग, वहाँ पहुँचाएँ किसी तरह से। तो गुजरने आज हो गया 20-25 दिन हो गया उसका गुजरने। 2 तारीख के ब्रह्म भोज था जी। हम लोग तभी नहीं हम लोग जा पाए, लॉकडाउन फंस गए हैं हम लोग। घर परिवार सब रो रहे हैं, हम लोग बच्चे खाने बिना हम लोग अपना पेट जिया करें, क्या करेंगे। घर लोग मर रहे हैं खाने बिना, हम लोग घर किसी तरह से पहुँचाएँ ना। हम लोग खाना हड़ताल करेंगे, हम लोग खाएँगे नहीं जी, ये समझ जाइए। सर मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ खाना खा करके क्या करूँगा कि मेरे बीवी और बच्चे 2 खाने बगैर मर रहे हैं। यहाँ खाने में जब हमारे पास खाना आता है तो मुझे बहुत दुख दर्द हो रही है कि हम यहाँ खा करके क्या करेंगे। मेरे 2 बच्चे और एक बीवी खाना समय से नहीं खा पाते हैं। हम ईपी जाना चाहते हैं। हम नायब तहसीलदार से मेरा निवेदन है कि हम लोगों का ईपी भेजने का कष्ट करें। घर जाने चाहते हैं, बीवी बच्चे रो रहे हैं सब खाने भी नहीं जी। हाँ, यहाँ रह पेट भर के क्या करेंगे हम। समस्या तो हम लोग को यही आ रही है कि हम लोग घर जाना चाहते हैं और सरकार भेज नहीं रही है। हम लोग को बीच में रोक देगी सरकार और हम लोग घर जाना चाहते हैं, यही हम लोग चाहते हैं। इनके खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है, खा रहे हैं, लेकिन इनके मन नहीं लगता ना यहाँ। ये कहते हैं हमारे बच्चे भूखे हैं, हम रोटी खाने बैठते हैं तो हमें अपने बच्चों की याद आती है, हम सामने बच्चों को ही देखते हैं तो बेचारे जाना चाहते हैं। प्रशासन की तरफ से हम लोग भी सहयोग करने के लिए कह रहे हैं प्रशासन को, जब व्यवस्था होगी तभी जा पाएंगे। तो क्या आधों ने यहाँ पे खाना नहीं खाया क्या? आज कुछ लोगों को मन नहीं था खाने का, खाना पड़ा है सामने और वो कहते हैं अभी भूख नहीं है, खा लेंगे बाद में। तो आप खाने के लिए कहते हैं तो क्या कहते हैं लोग? बस वही कहते हैं कि हमें तो अपने बच्चों के पास जाना है, हमें बच्चों के पास भिजवाने की कोशिश करो जी। लोग भी कर रहे हैं कोशिश। हनुमानगढ़ में कोरोना पॉजिटिव आए सभी 11 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। फिलहाल कोरोना पॉजिटिव हनुमानगढ़ में नहीं है, जो राहत की खबर है। लेकिन जो मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं उन्हें अभी भी कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है, ताकि किसी भी तरह के संक्रमण को बढ़ावा न मिले और स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव भी न पड़े। इस संबंध में फिजिशियन डॉक्टर राजेश कटेवा ने जानकारी दी। हनुमानगढ़ में कोरोना पॉजिटिव आए सभी 11 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। फिलहाल कोरोना पॉजिटिव हनुमानगढ़ में नहीं है, जो राहत की खबर है। लेकिन जो मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं उन्हें अभी भी कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है, ताकि किसी भी तरह के संक्रमण को बढ़ावा न मिले और स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े। इस संबंध में फिजिशियन डॉक्टर राजेश कटेवा ने जानकारी दी। घर के अंदर जो क्वारंटाइन के जो सावधानियां वो सारी चीज़ें मेंटेन करनी है। घर के दूसरे मेंबर से उसको दूर रहना है। उसका लेटरिन बाथरूम वगैरह कमरे के साथ ही अटैच होना चाहिए, जिसके लिए वो कोई दूसरा व्यक्ति उसको यूज़ नहीं करे। तीसरा जो है खाना वाना और है घर के अंदर कोई भी एक आदमी जो है उसको देवे और सोशल डिस्टेंसिंग के पूरा पालन करें। हनुमानगढ़ में आए 11 कोरोना पॉजिटिव सही हो गए, जिनका इलाज भी जिला अस्पताल में किया गया। डॉक्टर राजेश कटेवा ने हनुमानगढ़ में मिला कोरोना पॉजिटिव मरीजों को लेकर बताया कि एक मरीज ऐसा था जिसके बाईं ओर निमोनिया था और निमोनिया के ही लक्षण थे
और बाकी मरीज एसिम्टोमेटिक थे, जिनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री रही है, जिन्हें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पर रखा गया और वे ठीक हो गए। जो एक मरीज आया था उसके तो बाईं तरफ जो है निमोनिया था, निमोनिया के लक्षण थे उसके अंदर, और बाकी के जो मरीज आए थे वो सारे के सारे ही एसिम्टोमेटिक थे, उनकी कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री थी। जी। सिर्फ एक मरीज ऐसा था जिसके अंदर निमोनिया के फीचर्स करके हमारे पास में सबसे पहले आया था, हालांकि उसके बाद में ट्रेस आउट किया गया तो उसका भी कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री मिली। तो इसमें किस तरह के लक्षण थे साहब? जैसे जो निमोनिया का मरीज था उसके अंदर उसके बुखार था, खांसी थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसको यहाँ पे भर्ती करके ट्रीटमेंट दिया गया और उसके बाद में जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो गया। जी। और बाकी सारे पेशेंट एसिम्टोमेटिक थे, उनको जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे रखा, उनकी अपने आप उनकी इम्यूनिटी से जो है वो धीरे धीरे पेशेंट जो है वो रिकवर हो गए। जी। प्राय हनुमानगढ़ में अब तक आए कोरोना पॉजिटिव मरीजों से संक्रमण नहीं फैला है, यानी इन पॉजिटिव मरीजों के क्लोज कांटेक्ट के लोग पॉजिटिव नहीं हुए। इनके परिवार में भी कोई पॉजिटिव नहीं मिला, जो राहत भरा रहा। लेकिन सवाल यह था कि कोरोना केसेस में संक्रमण क्यों नहीं फैला। इस सवाल के जवाब में डॉक्टर कटेवा बताते हैं कि कोरोना पॉजिटिव के कांटेक्ट में उनके परिवार वाले कितना आए, यह निर्भर करता है कोरोना संक्रमण के फैलने पर। देखा गया जो पॉजिटिव मिले हैं उनके परिजनों के कोई पॉजिटिव नहीं रहा, इसका क्या रीजन मानते हैं? इसके अंदर पेशेंट की जो है अब कांटेक्ट में कितना गया है इस पे डिपेंड करता है। दूसरा ये है कि भाई उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो भी पेशेंट जो है इन्फेक्शन से बच सकता है। अगर पर्सनल हाइजीन रखता है मरीज के साथ के अटेंडेंट, अगर पर्सनल हाइजीन ठीक हो, उनसे डिस्टेंस मेंटेन की हुई हो, तो इन सारी चीज़ों की वजह से बच सकता है। जी। हनुमानगढ़ में कोरोना का कोई केस नहीं है, लेकिन इस मौके पर डॉक्टर राजेश कटेवा ने कोरोना के लक्षणों को लेकर जानकारी दी। लक्षण है कि इनिशियली पेशेंट को जो है बुखार आ सकता है, खांसी है, सर्दी जुकाम जैसे फीचर्स होते हैं। धीरे धीरे पेशेंट के जो है गले में तेज़ दर्द होना, तेज़ बुखार आना, छाती में अगर निमोनिया है तो छाती में तेज़ दर्द हो सकता है। मतलब निमोनिया से संबंधित सारे जो है वो फीचर्स धीरे धीरे उसमें डेवलप हो सकते हैं। सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, पेशेंट सीवियर स्टेज हो तो बीपी कम होना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, एक ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम हो जाना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। वहीं इस संबंध में डॉक्टर पारस जैन का कहना था कि हनुमानगढ़ में आए कोरोना केसेस का समय पर पता लगने और समय पर इलाज मिलने के कारण ज्यादा संक्रमण नहीं फैला। डॉक्टर पारस जैन ने बताया कि जब तक कोरोना केस में संक्रमित में संक्रमण ज्यादा नहीं फैलता तब तक दूसरे को कम ही संक्रमित किया जा सकता है। वहीं हनुमानगढ़ में इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए एहतियात बनाए रखने के लिए डॉक्टर जैन ने बॉर्डर सील रखने और ट्रैवल हिस्ट्री से जुड़े लोगों की स्क्रीनिंग करने और सोशल डिस्टेंस की पालना करने की अपील भी की। आइए सुनते हैं डॉक्टर पारस जैन को। कि अपने ज़िले में जो 11 कोरोना के पेशेंट्स आए हैं, इनका समय के ऊपर निदान हो गया, इनको टाइमली आइसोलेट कर दिया एंड इनका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हो गया, इसलिए इनके अंदर वायरल लोड बढ़ा नहीं और ये जल्दी सारे के सारे ठीक भी हो गए। इस सब की सारी क्रेडिट जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स उनको ट्रीट कर रहे हैं मैं उनको देना चाहूँगा। तो हमने अथक प्रयासों से पूरा इस पर जोर लगा करके इनका ट्रीटमेंट किया, इसलिए ये ठीक हो गया। आमतौर पर जब तक क्लिनिकल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जब तक वो दूसरों को शायद थोड़ा कम फैला हो, इस कारण से अपने ज़िले में इन लोगों के कारण से दूसरी जगह इन्फेक्शन नहीं फैला। देखो ये बीमारी ऐसी है कि इसके बारे में कुछ भी भविष्यवाणी करना मुश्किल है, लेकिन अगर ज़िले के अंदर पूरी तरह से बॉर्डर्स हैं वो सील किए जाएं, दूसरे ज़िले के आदमियों को या दूसरे राज्य के आदमियों को जिनकी बाहर से या कोई भी ट्रेवल हिस्ट्री है उनको अंदर नहीं आने दिया जाए, या उनको रोक करके उनका टेस्ट करके स्क्रीनिंग करके क्वारंटीन करके अलग रखा जाए, तो मैं समझता हूँ कि अपने ज़िले में फैलने की संभावना काफ़ी कम रहेगी और हम जल्दी ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में आ सकते हैं। जिले वासियों को जो स्ट्रिक्ट इनको जो अभी तक जो गाइडलाइंस दी गई है उनका पालन करें, जैसे मास्क कंपल्सरी लगावे, जो डिस्टेंस रखना है बराबर पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का जो बात बताई गई है उसका पालन करें, लॉकडाउन जब तक रहे जब तक उसका पूरा स्ट्रिक्टली पालन करें, समय समय पर जहाँ भी कहीं बाहर जावे या कभी टच में आवे तो अपने हाथ बराबर अच्छी तरह से जैसे बताया हुआ 20 सेकंड तक बराबर धो करके साफ़ रखें। और कोई भी केस उनको अगर कोई शक का लगे कि भाई इसको ये बाहर से आया है और इसने अपने आप को रिपोर्ट नहीं किया है या इसको इस तरह के कोई लक्षण है, तो उसको जो अथॉरिटीज है उनको बराबर वो इन्फॉर्म करें जिससे उनको आइसोलेट किया जा सके और दूसरे लोगों को नहीं फैले।
महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश लौट रहे मजदूरों की ट्रेन की चपेट में आने से अकाल मौत पर हनुमानगढ़ में सीटू संगठनों ने मौन रखते हुए मजदूरों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जंक्शन में शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र और टाउन में वेयर हाउस में शोक सभा का आयोजन कर सोशल डिस्टेंस के साथ हुआ। इस अवसर पर सीटू नेताओं का कहना था कि सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से लॉकडाउन नहीं किया और अब प्रवासी मजदूरों को भेजने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में मजदूर बेमौत मर रहे हैं। राज्य सरकार मजदूरों के लिए कोई सोच नहीं रही है। आज 70 करोड़ से ज्यादा मजदूर सड़कों पर है, फंसे हुए हैं, उनकी व्यवस्था नहीं है। तो अपने अभी फूल चढ़ा के श्रद्धांजलि देंगे, उससे पहले अपने 2 मिनट का मौन रखेंगे। साथ में आज जो अपने श्रद्धांजलि सभा में ये मांग है कि जो मजदूर हैं उनको आर्थिक पैकेज देते हुए जो सीटू की मांग थी 7.5 मतलब 2 महीने हो गए 15,000 आर्थिक मदद की जाए और जो भी मजदूर बाहर फंसे हुए हैं कहीं अपने देश में प्रदेश में उनको वापस घर भेजा जाए और उनकी जांच की जाए। ये अपनी मांग है, इसको लेकर अपने आप यहाँ साथियों को श्रद्धांजलि देंगे। इसलिए कर दिया है। ऐसे दौर के अंदर जो महाराष्ट्र से चल के शहडोल मध्य प्रदेश में पहुँचने वाले लोग थे वो औरंगाबाद के आगे जो है 16 मजदूर जो है बड़े ही दर्दनाक मौत के शिकार हुए हैं और उसकी तरह और भी बहुत लोग जो रास्ते में दम तोड़ रहे हैं। उनके लिए आज CITU ने अपना काम बंद करके 12 बजे और यहाँ जो है उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम रखा था। साथी जो शहीद हो गए, जो मारे गए, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। और एक बड़ी घटना जो परसों हुई कि सुबह सुबह आज से बहुत साल पहले 30, 32, 35 साल पहले जो बड़ी एक गैस कांड हुआ था, भोपाल गैस कांड, वो अभी तक हिंदुस्तान की जनता भूली नहीं। लेकिन अभी जो विशाखापट्टनम में हुआ कि वहाँ एक फैक्ट्री है, रबर की फैक्ट्री, जिसमें केमिकल यूज होता है, उस रबर में पाइप कोई ऐसा प्रोडक्ट तैयार होता है जहाँ बड़ी संख्या में लोग मजदूर भी काम करते हैं और लॉकडाउन के कारण वो फैक्ट्री बंद थी, लेकिन ये तैयारी चल रही थी उसकी, ये फैक्ट्री शुरू की जाएगी। और परसों सुबह जब 3 बजे का टाइम था, सारे लोग सोए हुए थे, अचानक वहाँ गैस लीक हो गई और गैस लीक होने के बाद उस इलाके में 5 किलोमीटर, उस फैक्ट्री के 5 किलोमीटर के दायरे में लोगों का जब दम घुटने लगा, बहुत सारे पेड़ पौधे भी मुरझा गए, पक्षी पशु गिर पड़े, मर गए और जिसमें 12 लोग मारे गए, 1000 से ज़्यादा लोग, इससे भी बड़ी संख्या में लोग जिसमें प्रभावित। अभी जो लॉकडाउन मोदी जी ने अचानक घोषणा करके अगर 2-3 दिन का टाइम दिया जाता तो इधर उधर जो मजदूर फंसा है वो मजदूर अपने ठिकाने लगता, पर इन्होंने जल्दबाजी में बिना तैयारी के लॉकडाउन कर दिया। अभी जो महाराष्ट्र के अंदर कल जो हादसा हुआ है, अगर वो मजदूर पहले चला जाता, 2-3 दिन की तैयारी करते, उनको टाइम देते, तो कल वाला हादसा नहीं होता। किसानों ने अनाज मंडियों में व्यवस्थाएं सुचारू करने की मांग की है। इस संबंध में किसान टाउन धान मंडी में फूड ग्रेन अध्यक्ष से मिले और मंडी में व्यवस्थाएं सुचारू करने की मांग की। किसानों का कहना था कि जिस प्रक्रिया से गेहूं की खरीद हो रही है उस मुताबिक व्यवस्था में लगभग 3 माह में गेहूं की खरीद होगी। ऐसे में किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि इस बीच यदि कोई कोरोना केस सामने आया तो परेशानी बढ़ सकती है। किसान परेशान है और मौसम की मार भी किसानों पर पड़ रही है। कलेक्टर साहब को परसों ज्ञापन दे के आए थे, उस समय में कह के आए थे मंडी का हालात है जो ख़राब है। अब जो व्यवस्था जो चल रही है उस व्यवस्था के अनुसार 3 महीने कम से कम लगेंगे। 3 महीने किसान के पास घर पे संसाधन नहीं है रोकने के लिए, और अपना जो एरिया है हनुमानगढ़ का, हमारे भद्रकाली क्षेत्र का, वो सब का सब ठेका प्रथा पर है। ठेके प्रथा मतलब किराए पे ज़मीन। तो जब तक किराए पे ज़मीन तभी मिलेगी जब आगे आप पैसे दोगे। पैसे देने के लिए किसी के पास कुछ है नहीं, और किसान की फसल है जो खेतों में खराब हो रही है। हर वर्ष कभी लगभग इस समय 10 से 12 मई के बीच में कोई भी किसान की कणक नहीं होती थी। हाँ, लिफ्टिंग वगैरह वो है कभी लेट तक चलती रहती थी, लेकिन आज कंडीशन ये है कि अभी 80% किसान की
कभी जो कणक है वो सारी की सारी खेतों में पड़ी है, 20% भी नहीं आई है। इसी तरीके से चलता रहा, अगर खुदा न खास्ता कोई बरसात आती है या कोई कोरोना वाली महामारी का पॉजिटिव आ जाता है और कर्फ्यू वगैरह कुछ लग जाता है तो किसान की हालत क्या होगी। इसलिए आज फूड ग्रेन के अध्यक्ष जी से बात की। हम लोगों ने ये उठाया कि जैसे किसानों की फसल कट चुकी है, फसल खेतों में पड़ी है और मौसम भी साथ नहीं दे रहा है, फसलें खेतों में नुकसान हो रहा है। किसान की जब फसल बिकेगी तभी उसके पास पैसा आएगा और आगे का वो खेती का कार्य कर पाएगा। जैसे अभी फसल कटाई कराई है, हार्वेस्टिंग कंबाइन वाले को पैसे देने हैं, लेबर को देने हैं, जो साहूकारों से उसे पैसा ले रखा है वो भी उसे चुकता करना है, आगे के लिए ज़मीन किराए पे लेनी है उसके लिए भी पैसा है। तो जिस तरह से ये काम चल रहा है मंडी में, उस हिसाब से तो किसान का जो अनाज चुनने में 2-3 महीने लग जाएंगे। इसलिए हमने मंडी के जो फूड ग्रेन के अध्यक्ष है उनसे निवेदन किया है कि इसमें कुछ सुधार किया जाए। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम जल्दी इसमें कुछ सुधार करके। वहीं इस संबंध में एफसीआई के अमरचंद मीणा का कहना था कि किसानों की मांग के अनुरूप जिला प्रशासन के साथ हुई बैठक के बाद 1-7 के बजाय 1-5 के अंतर से दुकानें खोलने का प्रस्ताव लिया गया है, जिसमें सोमवार से मंडी में ज्यादा दुकानें खुलेंगी। और अब तक की बात करें तो प्रतिदिन लगभग 45,000 कट्टे की खरीद की जा रही है। अब दुकानें ज्यादा खुलने से यह संख्या बढ़कर 60,000 हो जाएगी। मंडी में इस समय खरीद जो व्यवस्था चल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए और कोरोना वायरस के संक्रमण को बचाव करते हुए जो खरीद की जा रही है, लगभग है ना टाउन मंडी में है ना 45,000 कट्टों की खरीद चल रही है। और वो भी दुकानें एक साथ तेरे के है ना क्रम में हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग उससे पूरी तरह बनी हुई है और हमारी खरीद भी उससे प्रभावित नहीं हो रही। लगभग 45 से 46,000 कट्टे पर डे हम परचेज कर रहे हैं और उसको है ना दूसरे दिन सारे स्टॉक को उठाकर गोडाउनों में जमा किया जा रहा है। इस संदर्भ में कल दिनांक 7 को कलेक्टर साहब के है ना चैम्बर में मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में है ना उसको अपग्रेड करने के लिए है ना उन्होंने निर्देश दे दिए थे मंडी सेक्रेटरी को और उस पर है ना संशोधन कर लिया गया है। और जो 1-7 का क्रम चल रहा था उसको 1-5 के उसमें फॉलो कर लिया है, 1-5-11 में। उससे है ना थोड़ा सा दुकानें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी और वीक के अंदर करीब सभी व्यापारियों के यहाँ पर 2 बार है ना राउंड आ जाएगा। इससे है ना ऑटोमेटिक ही है ना खरीद की व्यवस्था बढ़ जाएगी और लगभग है ना 60,000 कट्टे के आसपास टाउन जंक्शन जैसी बड़ी मंडियों में खरीद स्टार्ट हो जाएगी, तो इससे किसानों को राहत मिली। जंक्शन थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांव रोड़ावाली में 25 सट्टा खाएवाल को गिरफ्तार किया है। सीआई धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के बीच गांव रोड़ावाली के वार्ड नंबर 9 निवासी प्रमोद भार्गव के घर पर सट्टे का अड्डा चलाया जा रहा था। कार्रवाई में पुलिस ने मौके से 2 जनों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 10,100 रुपए की सट्टा रकम, 2 लैपटॉप, 2 कीबोर्ड और 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। कल देर रात्रि को हमारे पास एक सूचना मिली थी कि गांव रोड़ावाली में एक व्यक्ति है जो पर्ची सट्टे का खाईवाड़ी का बड़ा काम है। इस पर हमने उसके घर पे रेड करी। रेड के दौरान प्रमोद भार्गव और रमेश कुमार नाम के 2 व्यक्ति हमने पकड़े। उनके कब्जे से कुछ 2 लैपटॉप, 6 मोबाइल और 10,000 रुपये कैश और करीब 3-3.5 लाख रुपए का हिसाब किताब उसमें मिला है। ये सट्टे का कारोबार अभी लॉकडाउन 3 जब शुरू हुआ उसके बाद से इसने शुरू कर दिया था और इसके ऊपर हमारी नज़र थी। इसको पहले भी हमने एक बार गिरफ्तार किया है और पकड़ के हमने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद आगे भी हम इसका जो भी होगा फिर कनेक्शन हम चेक करेंगे। लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया, लेकिन प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही। इस संबंध में सरकार की ओर से मिले निर्देशों के बावजूद ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी देने के बाद भी मजदूर घर नहीं पहुंच रहे। ऐसे ही झारखंड के रहने वाले करीबन 40 लोगों को अपने घर तक जाने का इंतजार है। इस संबंध में कलेक्टर से मिलने पहुंचे, लेकिन फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं हुई है। बताया गया कि ये लोग शादी समारोह में कैटरिंग का काम करते थे, लेकिन अब कोरोना के चलते कामकाज बंद है। ऐसे में वे अपने घर जाना चाहते हैं। हम लोग कचहरी आए हुए थे कलेक्टर से परमिशन लेने के लिए। हमारे झारखंड जाने के लिए कोई परमिशन नहीं मिली जा रही है। हम डेली आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। सर लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, झारखंड के प्रवासी मजदूर हैं। हमें कोई आज्ञा या अनुमति दी जाए, कोई व्यवस्था की जाए। हम 30-40 जने हैं। ये शादियों विवाह में काम करते थे, जो पहले इसमें जो कैटरिंग के प्रोग्राम चलते हैं उसमें हम करते थे। सारा शादी विवाह काम बंद हो चुकी है। हमारे काम धंधा कुछ भी नहीं चल रही है।
हम बैठे ऐसी हैं, न हमारे कोई गवर्नमेंट दे रही है कुछ खर्चा पानी, न हमें कोई अपने खुद को ही नहीं चला पा रहे हैं। हमारे इसके लिए कोई अनुमति दी जाए, भेजाया जाए अपने गाँव। सरकार से ये आदेश है। सर हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुका हूँ, मेरी 8-10 दिन हो गई है, मेरे उसको पेल्डिंग में डाल चुके हैं, इससे कोई अभी तक इसको जारी नहीं की गई। जी हम घर जाना चाहते हैं। वहीं 108 एम्बुलेंस में अपनी सेवाएं देने वाले नर्सिंग कर्मियों ने भी सरकार की भेदभावपूर्ण नीति को खत्म कर नर्सेस के साथ समानता का व्यवहार करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। कोविड-19 में जान जोखिम में डालकर सेवाएं दे रहे नर्सेज ने चयनित प्रतिस्थापन में 108 के कर्मियों को भी समानता के साथ परमानेंट कर मानदेय बढ़ाने की मांग की। ज्ञापन लेके आए हैं सरकार से ये मांग रखने के लिए कि हम चयनित पदस्थापन सूची में जो नर्सिंग स्टाफ हैं 108 के और जो संविदा पे कार्यरत कर्मचारी हैं वो सब यहाँ पे अपना ज्ञापन देने आए हैं। हमारी मुख्य 3 मांगे हैं कि कोविड-19 में हमने पूरे जितने कर्मचारी थे अभी कार्यरत हैं वो कार्य कर रहे हैं लगातार, और जो लोग छोड़कर चले गए वापस आए नहीं, उन लोगों को फ्रेशर में नवनियुक्त करके सरकार उनको ज्वाइनिंग दे रही है, जिसमें उनको पदस्थापन जगह पे लगा दिया गया है। उनकी सैलरी भी 26,500 रुपये सरकार ने लिखित में दी है, जबकि हम 108 के कर्मचारी जो कोविड में काम कर रहे हैं, हमारा जो अभी तक वेतन भी है वो कंपनी के थ्रू दिया जा रहा है, जिसमें 9,000 रुपये हमारी सैलरी है। साथ में हमने कोविड में लगातार काम किया है और सरकार हमें ना तो सीएमएचओ साहब के अंडर में ज्वाइनिंग दे रही है। तो हमारा निवेदन है सरकार से, हमारी मुख्य 3 मांगे हैं कि जिस तरह नवनियुक्त जो कर्मचारी हैं उनको ज्वाइनिंग सीएमएचओ साहब के अंडर में दिया जा रहा है, वैसे ही हमारे सत्यापन जो डॉक्यूमेंट्स है वो सत्यापित हों। और दूसरी हमारी मांग ये है कि जिस तरह उनको सैलरी राज्य सरकार दे रही है वही सैलरी हमें सीएमएचओ साहब के थ्रू हमें सैलरी दी जाए। तीसरी हमारी मांग है कि जो परीक्षा काल जो 29 तारीख डिसाइड किया गया है वो 29 तारीख को ही हमारे 28 तारीख को हमारे ऑर्डर हुए हैं, तब से हम लगातार काम कर रहे हैं। तो हमारा भी परीक्षा काल है जो 29 तारीख से समानता का व्यवहार करते हुए माना जाए। हम राजस्थान सरकार से ही गुजारिश कर रहे हैं कि जो नर्सिंग के साथ भेदभाव ना करें, जो लगातार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं। हम राजस्थान सरकार से अपील करना चाहते हैं कि हम आपके साथ लगातार काम करने के लिए तैयार हैं। आप चाहे 108 में कराओ, जहाँ मर्जी काम करवाएं, हम आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करेंगे, लेकिन हमारे साथ भेदभावपूर्ण नीति का जो ना अपनाएं। हमको समानता की नीति से कार्य करते हुए हमारा हौसला अफजाई करें। महाराणा प्रताप की जयंती कोरोना के साए में मनाई गई। राजपूत समाज के प्रतिनिधियों ने सोशल डिस्टेंस के साथ महाराणा प्रताप के चित्र पर माल्यार्पण किया और आज के समय में उनके विचारों को युवाओं के लिए प्रेरणादायी बताया। महान योद्धा महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर यहाँ हम लोगों ने, हम समाज के, हम यहाँ, मैं, मेरे साथ में हमारे प्रेम सिंह जी राघव, हमारे विजय सिंह जी शेखावत, हमने यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और धारा 144 की पालना को सुनिश्चित करते हुए उनकी जयंती पर उनको पुष्पांजलि हमने अर्पित की है और उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का यहाँ हमने संकल्प लिया है और उनके दिखाए गए मार्ग को हम आत्मसात करेंगे। ये भी संकल्प हमने लिया है। महाराणा प्रताप जी का जो जीवन था वो एक प्रेरणा स्रोत है और उनके उस जीवन से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।